हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वो ही अर्शे अजीम का मालिक है। नाज़रीन, प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज करीमी और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे अमेरिका से बराह रास्त आगा नौफल रिजवी साहब। इनका तारफ मैं बाद में करवाता हूँ मुकम्मल। और मेरे साथ देने वाले कसूर की मारूफ शख्सियत मेजर हबीबुर रहमान एडवोकेट, जो तहरीके तकमील पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और किसी तारफ के मोहताज नहीं। आप अक्सर इनको सुनते रहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो ये पेश होते हैं। आगा नौफल रिजवी साहब कसूर की मारूफ सियासी शख्सियत अम्मा नशाद बेगम, जो किसी तारफ की मोहताज नहीं, आप बिल्कुल बाखूबी जानते हैं ये उनके पोता है। आगा नौफल रिजवी तालीम के लिहाज से, शोबा तालीम के लिहाज से मैं आपको बार बार बताना ये चाह रहा हूँ कि स्कूलों का विजिट इनके वालिद साहब अक्सर करते रहते हैं और मुस्तहिक लोगों की मदद करना ये सवाब समझते हैं और सवाब होता भी है। तो मेरे साथ आगा नौफल रिजवी साहब हैं। हमारा मौक़िफ़ आज का ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपको पता होगा कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई हुई। रिहाई के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी किस अंदाज से हुई वो उस पर भी बात करेंगे। साथ में हमारे पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से आबी जाहियत की जाती है हर साल की तरह इस साल भी हुई और उस साल साबका द्वार की तरह इस साल कुछ ज्यादा ही हो गई, क्योंकि पिछले द्वार में तकरीबन 1,80,000 क्यूसेक तक पानी आता था, ज्यादा से ज्यादा। इस बार तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक का पानी हमारे पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था और सरहदी इलाके सारे डूब चुके थे। इस पे भी बात करेंगे। तो आगा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाइएगा? ठीक ठाक हैं आप करीमी साहब? बहुत शुक्र जी आगा साहब, जैसा कि मैं काफी अरसे से देख रहा हूं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान का बड़ा ख्याल रखते हैं। हालांकि जो बंदा अपने घर से जाता है वो अपने बीवी बच्चों के सोच के जाता है, तो मुझे इंतहाई खुशी होती है जब ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पूरे पाकिस्तान का सोचते हैं और हमारी गाहे बगाहे मदद करते हैं। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या अमेरिका में भी कोई ऐसा किसी किस्म का कोई ऐसा आंसर पाया जाता है, कोई लाकानूनियत का, या उधर पाकिस्तान की तरह उधर भी जिसको मर्जी उठाया जिसको मर्जी बंद कर दिया, जब मर्जी अदालत के अहकामात की धज्जियां बखेर दी जाती हो? इसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं है कि सियासी मसलत यहाँ पे नहीं है। बहुत सियासी मसाइल यहाँ पे भी देखे जाते हैं। हर रोज़ की ज़िंदगी पे भी अगर देखा जाए, आपकी पुलिस की करप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, मगर उस लेवल पे नहीं है। ये उस लेवल पे लोगों ने तस्लीम नहीं कर लिया कि अब पता है कि ये चीज़ एक हो रही है और होती रहेगी, और जिस चीज़ के ऊपर कहते हैं एक तरीके से कि गिव अप कर देना कि हमारे बस से बाहर वाली बात है, उस तरह की सूरत हाल अभी तक यहाँ नहीं पैदा हुई। जिस तरह की हमारी सूरत हाल, जिसे आपने कहा अभी बताया, और जैसे कि यहाँ से भी बैठे हुए आखिर न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के ही चल रहे होते हैं। दिल पाकिस्तान में है, जाहिर सी बात है, आपको पता है, जिसके अंदर होता है, बंदा सोचता भी है कि पाकिस्तान के हालात के बारे में सोचा जाए, देखा जाए और जो कुछ यहाँ से कर सकें वो किया जाए। जिसके अंदर दुख होता है सुन के, जिस तरह अब ये आपने वाकया बताया चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। अब लाकानूनियत इसे कहें, इसे आप किस अल्फाज से बोलेंगे, वो उसके अंदर मेरे भी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लाकानूनियत की और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की
वो इंतहा है जो हम क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से आगे हमें काफी ऐसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शायद बाद में रिवर्सिबल ना हो, जो बाद में ठीक ना हो सके। और उससे ना फर्क, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, ना फर्क किसी सियासतदान को पड़ता है, ना फर्क किसी तंजीम को पड़ता है। एंड में अगर फर्क पड़ता है तो किसको? पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क को फर्क पड़ता है। जी देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान को ही फर्क पड़ता है। आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा, परवेज लाही साहब की रहाई हुई। परवेज लाही साहब ने काफी जेल काटी, बहुत से पीटीआई को लोग छोड़ के चले गए और बुढ़ापे में वो पीटीआई के साथ भी रहे और जेल भी काटी उन्होंने, और कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं की। उस जुर्म की सजा पा रहे हैं जो शायद मेरे ख्याल में तो वो उन्होंने किया ही नहीं होगा। तो अब उनको आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अदालत आलिया ने उनको छोड़ा, अदालत के अंदर बैठ के उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा और उन्होंने कहा कि हमें बाहिफाजत मेरे घर पहुंचाया जाए। और अदालत ने डीआईजी ऑपरेशन को बुलाया और डीआईजी दूसरे को बुलाया, एसपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के कहा कि आप परवेज लाही साहब को बाइज्जत उनके घर पहुंचाएं। वो अब डीआईजी साथ बैठा हुआ है तो गाड़ी रास्ते में रोकी जाती है उनके घर के करीब, तो कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और डीआईजी साहब बड़े आराम से उतर के साइड पे हो जाते हैं। यहां तक कि लतीफ खोसा साहब, आपको पता है, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं और इसके अलावा वो साबका गवर्नर भी रह चुके हैं, वो भी उन्हीं के साथ मौजूद थे। उनको भी गाड़ी से उतारा और परवेज लाही साहब को ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं जैसे कोई मतलब अगवाकार होते हैं और अगवा करके ले जाते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं। क्या किस नजर से देखते हैं आप? अल्फाज की माफी चाहता हूँ, एक बुजुर्ग शख्स को इस तरह से घसीटना, फिर वही कहूँगा अल्फाज की माफी, मगर बेशर्मी से कम मैं नहीं समझूंगा कि एक बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर फाउल प्ले बिल्कुल है। एक आपका लीगल सिस्टम है जिसने बाइज्जत का है कि ड्रॉप करके आए, उन्हें घर तक छोड़ के आए, बीच में इस तरह का एक्शन होना और इस तरह की चीज होना, ये चीजें जो पता उस तरफ लेके जाती है दिमाग को कि आखिर फॉरेनर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी दिमाग उस तरफ जाता है कि आखिर अगर एतमाद करें तो करें किस पे? पुलिस की अगर आप बात की जाए, पुलिस तो उनके साथ थी जो उन्हें बाइज्जत वापस छोड़ने जा रही थी। अगर आप जुडिशल सिस्टम की बात करें, आप अगर बात करें जज की, जज ने खुद इस चीज का ऑर्डर पास किया, तो ये कौन सी खलाई मखलूक थी, ये क्या चीज थी जो बीच में एक साथ लोग आए हैं नकाब में और इस तरह से निकाला है, जिसके अंदर फिर डीआईजी साहब साथ है। जाहिर सी बात है, अब एक डीआईजी का ओहदा काफी बड़ा ओहदा होता है, इस बात का आपको भी पता है, और आराम से वो इस चीज को देख रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर एक कोई, ये मेरा ना किसी से आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट की जरूरत है, ना आपको किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, सीधा साफ इससे यही पता चलता है कि साजिश के तहत ही ये चीजें की जा रही हैं, जिसका नतीजा बहुत अफसोस तरीके से मैं ये बोलूंगा, बहुत अफसोस है मुझे इस चीज का। ये नहीं समझ आ रही कि अवाम के ऊपर क्या नतीजा है। अगर हमारे हुक्मरान जिस तरह परवेज इलाही साहब हो गए, कोई भी हो गए, कोई भी बुजुर्ग हो गया यहाँ पे अमेरिका में, अगर अभी तक बेशक मुल्जम हो जो भी हो, अगर गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी का भी एक तरीका है, और अगर उस तरीके को ना इस्तेमाल किया जाए, वो बंदा बेशक क्यों ना मुजरिम हो, फिर भी उसे बाइज्जत बरी करना पड़ता है। यहां तक कानून है एक बंदे को गिरफ्तार करने का। हमारा कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आती। जी बिल्कुल। आगा नौफिर साहब मेरे साथ मेजर हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट भी हैं। मेजर साहब आप बताइएगा, चौधरी परवेज लाही साहब की जो गिरफ्तारी है किस नजर से देखते हैं आप? ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया करीमी साहब।
ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिले गौर मामला है कि जिस तरीके से हमारे रियासती इदारे इस वक्त बर्ताव कर रहे हैं आवाम के साथ, खास तौर पर पीटीआई को जिस तरह कुचलने का अमल जारी है। ये भी हमें बताया कि 6 या 7 प्लान बनाए गए हैं इमरान खान की मौत के। अब परवेज इलाही को जिस तरीके से 78 साल की उम्र है उसकी, वो सीधा साधा सीनियर सिटीजन नहीं है, बहुत सीनियर सिटीजन है हर लिहाज से। उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहा है, वजीर आला रहा है, वजीर आला के बाद वजीर बल्दियात भी रहे हैं, उसके बाद स्पीकर भी रहे। अब इस शख्स के साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है तो आम आदमी क्या समझेगा कि उसकी बहन, बेटी, माँ, उसकी बीवी, उसका खानदान, उसको क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस शख्स जो परवेज इलाही के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में एक साफ सुथरा सियासतदान है जिसकी कारकर्दगी बेमिसाल है। गलतियां हो सकती हैं, ये बुनियादी तौर पर जराइम पेशा नहीं है। सियासत में जोड़ तोड़ भी होते हैं, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, लेकिन जो अब बहिमाना रवैया हो रहा है, मैं समझता हूं अगर चंगेज खान की हुकूमत होती, हिटलर की होती या और किसी जालिम आदमी की होती तो तब भी ये काम ना होता जो हमने पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है। किसने शुरू किया हुआ है, किसके कहने पे शुरू हुआ है, किसको फायदा होगा। पूरा मुल्क इस वक्त अबतरीन हालात में है, बदतरीन हालात में है। इकानमी हमारी का बेड़ा गर्क हो चुका है, महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है कि रीजनेबल लोग भी खाना खाने की दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इलाज मुआवजा नामुमकिन हो गया है, लोगों ने बच्चे स्कूलों से हटवा लिए हैं। सहूलत के नाम पर रियासत जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों को उनको रोजगार दे, उनको तालीम की सहूलत दे, उनको सेहत की सहूलत दे, ये तमाम की तमाम चीजें मौजूदा हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। सिर्फ ये कहाँ से माल बनाना है। कल पीपल्स पार्टी के 2 लीडरों के घर से 3.25 खरब रुपए की करेंसी बरामद होती है। इससे पहले शर्जील मेमन पहले भी एक दफा पकड़ा गया, तकरीबन 27 अरब रुपए उसकी लांच से निकले थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि ना हमारा कोई मजहब है, ना कानून है, ना आइन है, ना अखलाकियात है, ना समाजियात है, ना सियासतदानों को कोई शऊर है। गुंडा लोगों के हाथ में कुछ आ गया है और गुंडे भी वो हैं जो बेउस्तादे हैं, जो जिधर देखते हैं फायर कर रहे हैं, जिधर देखते हैं लात मार रहे हैं। हमारे मुल्क का, कौम का जितना नुकसान हो रहा है, हो चुका है और होने वाला है, उसका अंदाजा हर शऊर आदमी लगा रहा है। लेकिन लोग जान के खौफ से, बेइज्जती के खौफ से, माली नुकसान के खौफ से खामोश हैं, वरना मौजूदा हुकूमत 10% लोगों की भी हिमायत हासिल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल ठीक है, ये मेजर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। नौफल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी काफी माशाल्लाह पाकिस्तान पे नजर रखे हुए हैं और खास तौर पे जो पिछले दिनों सैलाब आया भारतीय आबी जारियत के बाद, जब दरियाए सतलुज का पानी अब गंडा सिंह के मकाम से गुजरता हुआ बेशुमार देहातों को बहा के ले गया और वहां पे बेशुमार कीमती जानें चली गई, लोगों के माल मवेशी चले गए, लोगों की खड़ी फसलें 500-500 एकड़ मकई की फसलें तबाह बर्बाद हो गई। यहां तक के गंडा सिंह के बिल्कुल करीब जो साथ लोगों के जो बने हुए हैं फार्म हाउस, उनके जो पानी के बोर बैठ गए, उनकी बिल्डिंग्स बैठ गई, उन बेचारों की कोई मदद नहीं कर रहा, उन लोगों को कोई जाके पूछ नहीं रहा, उन लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हर साल ऐसे होता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये हम नहीं कहते कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया है, हम किसी पे इल्जाम नहीं ठहराते, लेकिन ये हम समझते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि ये कुदरती आफत है। तो फिर भी हमने, हमारे जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने हमारी हिफाजत करनी होती है। वहां के लोग हमारे कसूर के डिप्टी कमिश्नर को कोस रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही। तो किस नजर से देखते हैं आप? करीमी साहब, बात उसी जगह पे आ जाती है कि फंड एक
इमरजेंसी फंड भी एक चीज होती है, स्पेशली इस तरह के इलाकों में जहाँ पे पता होता है कि हर साल सैलाब का इशू होएगा या फिर इस तरह का कोई इशू होएगा। तो हमेशा से वहां पे एक मसला जरूर हुआ है दैट सैलाब का इमरजेंसी फंड जो है उसकी जरूरत हुई है। अब अगर वो सैलाब का इमरजेंसी फंड किसी और तरफ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर तो वही बात है फिर जो हमारी बाकी हुकूमत का हाल है, जो हाल किया जा रहा है बाकी लोगों का, जो लोग कर रहे हैं, जो बाकी आपकी सियासी इदारे और सारे लोग चीजें कर रहे हैं, तो वही हाल हम देखेंगे। फंड्स अगर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है हम कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं से हमें फंड्स मिल जाएं, बट जब वो फंड कहीं और इस्तेमाल हो चुके हुए होंगे तो आप रिलीफ किधर से ढूंढेंगे? क्योंकि आखिर में इन चीज़ों को आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरह की जो आफत आती है ये हैं सारे कुदरत के निज़ाम हैं, मगर फिर भी इसे हैंडल करना आखिर ये जिम्मेदारी हमारे जो भी बेशक डीसी हो गए, ये जो भी एमएनए हो गए, ये जो भी हल्के के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, उनके ऊपर फंड दिया जाता है इस चीज के लिए बकायदा से। मगर अगर वो फंड ही नहीं है तो कहाँ से फिर रिलीफ दिया जाएगा? एक सीधी सी बात है। उसके अलावा जो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर फॉरेन पॉलिसी पे भी बात की जाए, आपका फॉरेन जो आपका अब मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके ओवरसीज लोग, क्योंकि पाकिस्तान का नाम मीडिया में एक दफा फिर से उस लेवल पे जाना शुरू हो गया है कि वही जिस तरह अलर्ट जारी किए जाते हैं कि ना जाया जाए पाकिस्तान, एम्बेसी की वेबसाइटों पे हर जगह जो है लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिलहाल नहीं रहा उस मकाम पे जहाँ पे जाना चाहिए। हमारा टूरिज्म भी इसके अंदर हिट हो रहा है, ओवरऑल डाउनफॉल है। सैलाब की तो एक बात है, वो एक और चीज ऊपर से आ गई है जो हमारे ऊपर, वो कुदरत का निज़ाम है जिसकी वजह से हमें और मसले के अंदर पड़ना पड़ रहा है। मगर अगर ये सैलाब की बात की जाए, ये बहुत आराम से हैंडल करने वाली चीजें हैं, मगर आपकी जब बाकी हर चीज को आग लगी हुई है, आपकी हर चीज तबाह बर्बाद हो रही है, जैसे भी मेरे साहब ने कहा, बाकी चीज का पुरसाने हाल नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में सोचना फिलहाल बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस ऐसे जिस तरह अभी बोला मेजर साहब ने, वाकई में इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके से कुछ इदारे ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल पाकिस्तान में अपने ही लोगों को दबाने के लिए, उससे जो नुकसान है, यकीन करें या ना करें, वो किसी सैलाब से कई आगे हो सकते हैं। नौफल भाई, यूएन बाहर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कैसे यूएनए में देखे जा रहे हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हैं जी? ये फॉरेन पॉलिसी की बात करना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मगर फिर भी आखिर फॉरेन पॉलिसी पे ही आपकी आजकल सारी पॉलिटिक्स चलती है। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के बारे में भी वो चीज़ बोलना चाहूँगा जिस तरह के सारा उनका इशू हुआ। हमारा अफसोसनाक चीज़ ये कि हमारी जो बाकी तंजीमें जिन्होंने हाथ मिलाकर पीडीएम और इस तरह की चीज़ें जो बनाई हैं, फिलहाल फॉरेन बॉडी को देखते हुए, फॉरेन बॉडी को गिवन करना, वो जो मर्जी हो, उनका एम है कि हमारा डेट से निकलने का। क्योंकि देखें 270, आखिरी मैंने देखा था 270 अरब डॉलर था और ऐसे बढ़ रहा था जिस तरह पता नहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए अब क्या उन लोगों ने सोचा हुआ है, इस चीज का अगर सोचा जाए, मेरे ख्याल से मेरे मुंह से वो अल्फाज भी नहीं निकल सकते कि उनके क्या दिमाग में हो सकता है कि, क्योंकि आखिर कर्जा तो किसी तरह उतारना पड़ेगा। इंडिया ने बहुत पहले जब इंडिया पे कर्जा था तो उन्होंने किस तरह उतारा था? अपना गोल्ड जो सोना है, उनके पास सोने के रिजर्व थे जिसके थ्रू उन्होंने किया था। हमारे पास क्या चीज़ है जिससे हम अपना कर्जा उतार सकते हैं? या फिर इंटरनेशनल जो आपका फॉरेन बॉडीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, ये जो चाहती हैं आपसे जो मेन चीज़, जिस तरह और कई ममालिक के साथ किया है, जैसे ईरान हो गया आपका और कुछ ममालिक हो गए,
मुझे डर उस चीज़ का है कि अगर वो वाले हालात पाकिस्तान के उस तरफ जाते हैं तो उसके बाद जो हम ख्वाब अभी फिलहाल सी पैक के देख रहे हैं या फिर हम अपने ट्रेड रूट्स के देख रहे हैं, हमारी फॉरेन स्टैंडिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बल्कि अफेक्ट तो मैं क्या कहूँगा, हमारी फॉरेन स्टैंडिंग उसके अंदर रहती ही नहीं। जी नौफल भाई, अब मेजर साहब का भी नुक्ता ले लें सलाब के हवाले से। मेजर साहब आप बताइएगा, आपने तो सारा निज़ाम अपनी आंखों से देखा है, कसूर के अंदर, कंगनपुर और पाकपतन और दीगर जगहों पे जो तबाही मची हुई है, आप किस नजर से देखते हैं? कौन इसकी जाके वहां पे मुस्तहकीन की मदद करेगा? जी क्रीमी साहब, ये बहुत आपने अहम सवाल उठाया है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान 10-12 दफा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ड्यूटी की है। हालात ये होते हैं कि जो इलाके का बाअसर आदमी होता है, उसकी कोशिश होती है कि पानी का रुख उसकी फसलों की तरफ ना किया जाए, दूसरे गरीब लोगों की फसलों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया जाए। यहाँ तो गरीब अमीर सब डूब गए ना। यहाँ तो उसके बाद ये होता है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो सामान आता है, रकूमात आती हैं, फंड आते हैं, वो भी सीनियर लोग, बासर लोग बंदर बाट कर देते हैं। जिले इंतजामिया से लेके नीचे हर अहलकार तक और हर सियासी लीडर जो है वो अपना हिस्सा हासिल वसूल कर लेते हैं। मैंने ये काम 2005 के ज़लज़ले में भी देखा कि ट्रक यहाँ से भर के गया है, रास्ते में लोगों ने ट्रक रोक लिया है, अच्छा सामान निकाल लिया, बाकी को फेंक दिया, ट्रकों का वापस ले जाओ। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि डीसी के घर में भेजे गए कंबल, एसी के घर में भेजे गए, म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरों ने बांट लिए। ये हमारे यहाँ खुदगर्दी, मफाद परस्ती और लालच जो है, इसने हमारे कौमी करैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये है, सैलाब एक ऐसी आफत है जो हर साल हमारे ऊपर नाज़िल होती है, लेकिन हम ऐसी कौम है, बाबर बैश को उसके आलम दोबारा नेस्त, हम जैसे ही वो दिन गुजरता है उसके बाद हम कहते देखी जाएगी, हम उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे। बहुत बड़े जखीरे बनाए जा सकते हैं, हाइडल पार बाबर के प्लांट जो हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। थर्मल को प्रमोट किया गया क्योंकि फौरी तौर पर उसमें से हिस्सा मिलता है, वो पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। हमारे मुल्क में दयानत को बायस शर्मिंदगी बना दिया गया, करप्शन को फैशन बना लिया गया, स्टाइल बना लिया गया और फख्र बना लिया गया। हमारी सियासी अशराफिया में 80% वो लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, खानदानी लिहाज से उनकी कोई कुर्बानी नहीं पाकिस्तान के लिए। अब 2 खानदान इस वक्त लीड कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ और जरदारी का खानदान, भुट्टो का खानदान। इन लोगों ने अपने घर से एक अन्ना कौम पर नहीं खर्च किया। तीसरा है इनका साथी मौलाना फजलुर रहमान, अभी जो थाईलैंड मसाज कराने गया। हमारी इत्तलात ये है कि उस जहाज में जो प्राइम मिनिस्टर का जाती इस्तेमाल के लिए जहाज तस्वर किया जाता है, मौलाना ले गए और $50 करोड़ भी ले गए। इस वक्त तक इत्तलात ये हैं कंफर्म कि $29 अरब पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान से बाहर ले गई और तकरीबन $1.5 करोड़ रोजाना अफगानिस्तान जा रहा है। अफगानिस्तान का जो रुपया है वो 86 रुपए में $1 आता है, हमारे यहाँ 300 रुपए से क्रॉस कर गया। कौम से अगर वफादारी नहीं है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। हम लोग खुद गर्ज हो गए, मफाद परस्त हो गए। हम समझते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छा घर यही जिंदगी के मकासद हैं। यकीनी तौर पर ये चीजें होनी चाहिए, कोई इसमें इस्लाम में ममानियत नहीं है, लेकिन कौम का गला घोंट कर, साथियों का पेट फाड़ के ये चीजें ना बनाई जाए। अब हमें सबको सोचना होगा। हमारी सियासी अशराफिया के बारे में कहा जाता है कि ये लोग माँ बाप का दर्जा रखते हैं, कौम के माँ बाप का, लेकिन ये हमें ऐसा लगता है कि ये कौम के माँ बाप की बजाय कौम का दुश्मन टोला है। इसी तरह का उलमाए कराम, जिनके बारे में कहा जाता है कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो होते हैं वो अंबिया की विरासत के अमीन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, खाना पीना और मुनाफरत फैलाना। उलमा ने दीन फैलाना छोड़ दिया। इस्लाम ईसाइयत से सिर्फ 500 साल बाद आया है, वो 4.5 अरब हैं, हम 1.5 अरब हैं। हमने दीन का काम नहीं किया, हमने शिया सुन्नी की लड़ाई लड़ी है, हमने देवबंदी बरेलवी की लड़ाई लड़ी है, हमने
पंजाबी और सिंधी की लड़ाई लड़ी है, हमने पेशों की लड़ाई लड़ी है। कुछ लोगों के नजदीक सिर्फ फौज है जिस पर गालियां देना जायज है, बाकी सब ठीक है। कुछ लोग वकीलों को गालियां दे। सब महकमों में गलती हो सकती है, उसको दुरुस्त किया जाए और हम मिलजुल कर बैठकर तय करें हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। ये नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो सैलाब इस साल 1 करोड़ आदमी इफेक्ट हुए हैं। लोगों की जानवर बह गए, लोगों के घर बह गए, लोगों की गाड़ियां बह गई। अब हमने उसके लिए पहले से क्यों नहीं प्लान किया? जब डूब जाते हैं तो डीसी साहब और जिले इंतजामिया फोटो सेशन के लिए आते हैं, वजीर भी इसीलिए आते हैं। वजीर यहाँ से जब चला जाता है आधे घंटे के बाद उसको कुछ नहीं याद होता कि मैं क्या कह के आया हूँ। वो जो फंड आता है, कोई जो थोड़ा बहुत आता है, ये लोग खा जाते हैं। वो जो डूब रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उन तक नहीं पहुंचता। मैं बहुत सारी चीजें अमलन देख चुका हूं, मैं जाता रहता हूं हर शोबे में, मेरी मालूमात प्रैक्टिकल है, तस्वुराती नहीं है। अब कसूर में जो बताया गया, करीम साहब हमें बता रहे हैं, ये हर साल सैलाब आता है और हर साल लोग डूबते हैं। मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे रियासती इदारे कहाँ हैं, जिले इंतजामिया कहाँ है, हमारे सियासी लोग कहाँ हैं, हमारे उलमा कहाँ हैं, जो लोगों को तैयार करें कि इस तरीके से काम किया जाता है और इस लोगों के लिए काम किया जाएगा। हम एक मुनज़्ज़म कौम नहीं बन रहे, एक मरबूत कौम नहीं बन रहे और हमने दूरअंदेशी का रवैया नहीं अपनाया। मेजर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि हमारी फौज को ऐसे ही घसीट लाते हैं लोग, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। असल लूट गसूर तो हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले सियासतदान करते हैं, तो बदनाम हमारी फौज को करना शुरू हो जाते हैं। हमारी फौज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है और हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। तो हमारी फौज ने कभी गलत नहीं किया। हमारी फौज हमेशा दुश्मन के लिए हमा वक्त तैयार रहती है और डट के खड़ी हुई है। तो ये हमारा काम भी नहीं बनता हम अपनी सियासत में फौज को लेके आ जाएं। तो नौफल भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये सैलाब के हवाले से, जैसा कि मेजर साहब ने फरमाया, मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि हमारे साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को देखा गया है कि सैलाब ज़दगान वाली साइड पे लोगों की मदद करते और लोगों की ताहाल मदद कर रहे हैं। वो अपनी टीम उन्होंने छोड़ी हुई है जो डेली की बुनियाद पे वहां पे जाते हैं और पानी के बीच कश्तियां भर भर के लोगों के लिए राशन लेके जा रहे हैं। तो बाकी आपके ख्याल में सही में बात यही है कि कुछ लोगों का ज़मीर जाग जाता है, कुछ लोगों का लेट जागता है, कुछ लोगों का बिल्कुल भी नहीं जागता। कसूरी साहब उनमें से हमेशा रहे हैं जिन्होंने साथ दिया है, कसूर का साथ दिया है, कसूर को हमेशा कसूर के बारे में सोचा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि हर कोई इस तरह नहीं सोचता, ना कि किसी को फर्क भी पड़ता है कि जानवर बह गए ये जो भी, क्योंकि ये मसला जैसे का आज का नहीं है, ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है। हर साल हमें पता है कि कंफर्म ये चीज़ होनी ही होनी है, जिसके लिए ऐसे इक़्तिदाम करना निहायत ही आसान था कि ना किसी की फसलें खराब हों, ना किसी के घर उजड़े वहाँ पे, ना जानवरों का कुछ हो। उसके बहुत तरीके हैं, मगर फिर वही बात आ जाती है कि फंड किधर जाना है, उस चीज़ का उन्होंने हिसाब लगाना है कि अगर हमने फंड उधर लगा दिया तो फिर हमारे अकाउंट में क्या जाएगा। अच्छा नौफल भाई, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तक न्यूज़ के साथ SNR वर्ल्ड न्यूज़ जो चैनल है अमेरिका का, वो भी उसका एफिलिएशन हो चुकी है, इल्हाक हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तक के साथ SNR को भी देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है मेडिकल स्टोरों के हवाले से। मेडिसिन जरूरियात जिंदगी है, हर बीमार को मेडिसिन की जरूरत होती है। तो हमारे पाकिस्तान में जाली क्या पता नहीं कैसी कैसी मेडिसिन है। मैं खुद भी एक मेडिसिन खा के 15-20 दिन बीमार रहा हूँ। क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है जी? कोई मेडिसिन के हवाले से कोई वहां पे घपले, वहां पे कोई खराबियां होती हैं जी? हमारे तो इधर लोग कीमती जानों के साथ खेला जा रहा है। आप मेडिसिन की
मेडिसिन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो उसके ऊपर यहाँ पर मेडिसिन, बाकी हर चीज छोड़ के मेडिसिन एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके ऊपर कई अरब डॉलर, जिसके कहते हैं ना, एक दवाई, जिस तरह आपकी कोई दवाई, पैनाडोल एक दवाई हो गई आपकी, उसकी टेस्टिंग, उसकी हर चीज के पीछे, और मैं खुले अल्फाज में बोलूंगा कई अरब डॉलर, जो कि आपके खरबों रुपए बनता है, उसकी टेस्टिंग, उसकी रिसर्च के बगैर कोई दवाई लॉन्च नहीं की जाती। और उसके बावजूद कई दफा ये खाली कुछ अरब डॉलर देकर नहीं होता, इसके अंदर ये पूरा एक 6, 7, 10, 15 साल की रिसर्च का काम होता है। यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर तो इतनी सख्ती है कि अगर उसके अंदर कोई इस तरह की गुंजाइश भी हो कि अगर सोचा भी अगर जाए ना इस तरह की चीज का कि ऐसी कोई चीज हुई है, तो कम से कम जिस तरह आपने बताया कि आपका एक इशू हुआ जिसके अंदर आपने दवाई ली और वो दवाई जो है वो जाली थी या उस तरह की दवाई थी, तो इस तरह का केस अगर अमेरिका में कभी आए तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि आप खरबों रुपए के मालिक फिलहाल होते हैं उस चीज से, क्योंकि इस चीज के ऊपर कोई रिस्क नहीं लिया जाता। बात फिर वही उधर आ जाती है, और बात सियासतदान की बात मेजर साहब ने भी की, मैं बिल्कुल उस बात से 100% एग्री हूं। हम बात तब से कर रहे हैं, सियासतदानों के बारे में बात कर रहे हैं, मगर किसी ने सही कहा था, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। बात आखिर ये है, हम ही हैं जो इनको लेके आते हैं, या फिर धांधली होती है उसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर आखिर क्या हमारी कौम वोट बिरयानी के पीछे नहीं देती? क्या हमारी कौम वोट नहीं देती खाली हाथ मिला के किसी से, या फिर खुशी के तहत कि देख लिया, किसी से मिल लिया? क्योंकि आपको पता है इस चीज का, इलेक्शन से पहले चक्कर लगाना शुरू करना है, हलकों में जाना है, इस हलके में उस हलके में, उसके बाद तू कौन मैं कौन, बात खत्म होगी, 5 साल बाद मुलाकात होगी, हमारी तब तक देखी जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आता, अलमिया ये कि या तो हमारी कौम भूल जाती है, या तो हमें वाकई में अपने ऊपर रहम नहीं है। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, ये खाली हम अपने साथ जुल्म नहीं, हम अपने आने वाली जो अगली नस्लें हैं उनके साथ जुल्म करते हैं। अगर आप देखा जाए, आपने दवाई की बात की, ये खाली एक इतनी सी बात नहीं कि आपकी तबीयत खराब हुई, ये कल को खुदा ना खास्ता हमारे कोई भाई बहन, हमारे रिश्तेदार में से किसी का भी अगर कुछ भी होता है, तो उसके अंदर आपको पता है इस चीज का कि उन्हें दवाई की जरूरत होती है, तो जाली दवाई देंगे। और जो लोग उस चीज का ख्याल नहीं रख रहे, क्या आप उन्हीं लोगों को जाकर फिर से वोट देंगे जो अभी तक होता आया है? आप देखिए, हमारी अवाम के ऊपर, मुझे इसी वजह से जो मेरा हमेशा मुतालबा और सवाल भी अवाम से यही होता है कि आप बाकी किसी की फिक्र ना करो, आप ना देखो किसी को, आप खाली अपने आप को देखो, अपना जाती मफाद देखो। क्या आपके जाती मफाद के लिए ये चीज सही है? कसूर में रहते हुए, जब पता है कि एक क़यादत वहां पे काफी देर से रही है और ये सैलाब का मसला चल रहा है, अगली दफा आप देखना फिर जाकर वोट जो है उसी तरफ ही करेंगे। ये वाली चीज जब तक नहीं खत्म होएगी, ये वाली चीज का खत्म होना इतना जरूरी है। और बरादरी सिस्टम की तो मैंने हमेशा बात की है कि जी ताल्लुक हमारा मलिक फैमिली या फिर इस फैमिली है, उन फैमिली के साथ है, या फिर रिजवी फैमिली के साथ है, तो वोट उनके साथ ही रहेगा। तो इस चीज का खत्म होना सबसे जरूरी है, क्योंकि सियासतदान ठीक नहीं होता, सियासतदान को ठीक करना पड़ता है। सियासतदान हमारे में से ही निकलते हैं, आम अवाम में से ही सियासतदान निकलता है, आम अवाम ही सियासतदान को लेके आती है। जरूर धांधली होती है, मगर आपका कहने का मतलब क्या ये है कि अगर 25 करोड़ हमारी 30 करोड़ अवाम अगर सारी मिल के खत्म करना चाहे, निकल के आपकी करप्शन या फिर धांधली खत्म करना चाहे, क्या हमारी 30 करोड़ की अवाम नहीं कर सकती निकल के? क्या हमारे इतने ज्यादा सियासतदान हैं कि सारों के ऊपर इतना प्रेशर है? हमारा मसला ही यही है कि हम निकलने को नहीं तैयार, और अब उसका हम भुगत रहे हैं।
बिल्कुल जी, हम भुगतेंगे और हमें निकालने वाले को पिंजरे में डाल दिया गया है। जिसने कौम को शऊर दिया था उसको पिंजरे में डाल दिया गया, और पिंजरे में डालने का मकसद ही यही था कि कौम डर जाए। तो हमारे कुछ लोग तो डरते हैं और कुछ जो है साहिबे शऊर हो चुके हैं, अब वो निकलने को तैयार हैं। बहरहाल मेजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नौफल भाई, मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बात बता दूं। हमारे एमपीए साहब और एमएनए साहब को मैंने, जब से वो इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट होने के बाद एक कसूर में एक बसरपुरा रोड है, उसकी तमीर उन्होंने करवाई है, तो वहां पे नजर आए हैं पूरे टिनोर में। मैंने उनको नहीं देखा, तो आम आदमी ने कहां से देखा होगा, क्योंकि हमारा रोज खबरों के साथ ताल्लुक है। हम रोज मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से, और खबरें भी हम मतलब भेजते रहते हैं, हमें पता होता है। ना मैंने कभी एमपीए साहब को देखा है, ना एमएनए साहब को देखा है। फिर वही आपकी बात को बढ़ाता चलूं कि वो बिरयानी की प्लेट आएगी और चाय का कप आएगा तो हम वोट दे देंगे। तो जब हम वोट चाय के ऊपर और बिरयानी की प्लेट पे देंगे तो हुक्मरान तो ऐसे मुसल्लत होते रहेंगे ना। जी मेजर साहब, आप मुझे बताइएगा, मेडिसिन के हवाले से बहुत सारी बेज़ाब्तियां हो रही हैं। मेरे अपने साथ ये वाकया पेश आया और मैंने किसी को कंप्लेन शायद इसलिए नहीं की कि मैं अगर कंप्लेन करूंगा तो सबसे पहले, आपको पता है सहाबी का दूसरा नाम ब्लैकमेलर है, तो मैं अगर किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देता हूं तो वो कहेंगे ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता हूं। इसलिए मैंने तो डर के मारे एप्लीकेशन नहीं दी, और मुझे, मैं कम से कम एक मैदे का मैंने कैप्सूल खाया, हेलर कैप्सूल का नाम है, और वो मैंने कैप्सूल खाया 2 दिन। तो 2 दिन के बाद 20 दिन में बीमार रहा हूं, ताहाल में बीमार हूं, मैं किसी और मुआलिज से इलाज करवा रहा हूं। क्या आप करीमी साहब, आपने इंतहाई तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया है। तकरीबन 40 साल से ये जाली दवाइयों का कारोबार जो है बतदरीज फरोग पा रहा है। ये बतदरीज फरोग भी पा रहा है और उसके अलावा महंगाई दवाइयों की बढ़ती चली जा रही है। आज से चंद साल पहले सन 2017 में साकम निसार ने छापा मारा था अस्पताल पे, तो वो 50,000 रुपये पर डे किराया ले रहे थे, और हर आदमी जो उनके पास आता था, थोड़ी बहुत सीने में दर्द है कि दिल का मरीज है, ये इतने के स्टंट पड़ेंगे, इतने का ऑपरेशन होगा, 15-20 लाख रुपए का नॉर्मल सा बजट था। अब गरीब आदमी जो है वो किधर जाए? ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करे, और वो भी बिला मुआवजा करे। अगर किसी को शौक है प्राइवेट इलाज कराने का, उसको रोका ना जाए, लेकिन आम आदमी को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कि उसको करारवाई कई तरीके से बेहतरीन सहूलत मेडिसिन की, डॉक्टर की अवेलेबल होगी। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जाता रहता हूँ। मैं अफसोस से कह सकता हूँ, मेरा भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर है, वहां पर अक्सरियत डॉक्टरों की लापरवाह है, क्योंकि निजाम टूट चुका है, धर्म भरम हो चुका है, तबाह बर्बाद, कोई चेक करने वाला नहीं। अगर एमएस उनको टोकेगा तो डॉक्टर 5-10 इकट्ठे होकर उसको गालियां देंगे। अगर नर्सों को टोका जाए तो 10-12 नर्सें ये कह दें कि डॉक्टर हम पर जिनसी हरासमेंट कर रहा है। अब सारे मामला ऐसे हैं कि हम तनख्वाह लेना अपना हक समझते हैं, लेकिन फर्ज की अदायगी हम नहीं करते, हम उसको एहसान बनाते हैं, रिश्वत लेके भी एहसान ना। अब अद्वियात का मसला ये है कि हुकूमत ये पॉलिसी बनाए कि जाली अद्वियात बनाने वालों को 302 की दफा के तहत कत्ले अमद का मुल्ज़म करार देकर फांसी की सजा दी जाए, और इसी तरीके जो दवाई बनाता है, जो दवाई बेचता है, और जो डॉक्टर लिखता है, ये तीनों इसमें रिस्पॉन्सिबल हों। कोई एक आदमी भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये है, आप जितना मर्जी जुर्म कर लें। मैं मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों खैरपुर में, रानीपुर के इलाके में पीर साहब ने 10 साल की बच्ची के साथ ज़िना भी किया, और इतना तशद्दुद किया कि उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो तड़प रही है और वो आराम से सो रहा है। अब उसकी वीडियो बन गई क्योंकि उसका अपना सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था। किसी पीपल्स पार्टी के आदमी ने उसकी मजम्मत नहीं की, किसी सैयद ने मजम्मत नहीं की, किसी आलमी दीन ने मजम्मत नहीं की, क्योंकि उस लड़के का जो वो पीर है उसके रिश्तेदार सियासत में हैं और बड़े मौसर सियासतदान हैं, जरदारी के ज़्यादातर तल्लुकात में हैं। अब जाली दवाई वाला वर्ग जब पकड़ा जाता है, इलाके का एमएनए मिनिस्टर उसकी मदद को पहुंच जाते हैं।
ये सबसे बड़ी रियासत में जो करप्शन की परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है वो हमारा सियासतदान देता है, चंद वोट, अगर वो वोटों का लालच ना करे। इसका बहुत सारे मुतबादल बंदोबस्त किए जा सकते हैं जो सियासतदान को भी कंट्रोल करें। रिटायर्ड टीचर, सीनियर लोग हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम जो लोगों शोबों से हैं, वकला ले लिए जाएं, मीडिया को दे दिया जाए। ये तो कहना आसान सा काम है। एक वकील कह रहा है ये मीडिया वाले ब्लैकमेल हो रहे हैं कि भाई तुमसे क्या ले लिए, कोई मेरे से क्या ले सकते हैं। मैं कहा फिर आप बक बक ना करें। वकील घर से आता है तो पैसे लेता है कि नहीं? अगर सहाबी सारा दिन भागता है, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, शाम को इसने भी बच्चों को खाना खिलाना है, इसके रोजगार का बंदोबस्त कौन करेगा? इसलिए हमें मामला को दुरुस्त करने के लिए एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को डिग्रेड न किया जाए, एक दूसरे को इंसल्ट न किया जाए। ये बहुत सारे काम होने वाले हैं, इस पर तफसीली बात होनी चाहिए। दोबारा हम इंशाअल्लाह ताला इस पर डिस्कस करते रहेंगे। जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इस पे हम तफसीली डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरे साथ नौफल भाई थे। आगा नौफल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अमेरिका से बराह रास्त थे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आइंदा इंशाल्लाह ताला आपको आप तक के साथ, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, SNR भी आपको आप तक की स्क्रीन पर नजर आएगा। और नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।